नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी से अपने चैनल पर जुड़ गया हूं। उम्मीद करता हूं बच्चे आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। खैर, शादी विवाह का माहौल है, सब लोग बारात वारात जाते हो कि नहीं जाते हो? अच्छे से जाया करो, एंजॉय करो, जीवन में सब कुछ जरूरी है। ठीक है, खैर वहां से आपको भी बहुत कुछ मिल सकता है सीखने को। ठीक है, चलो खैर बच्चा, आज हम लोग अपनी जो पॉलिटी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम जानेंगे नागरिकता। नागरिकता का मतलब जो भारत में भाग 2 है, संविधान का जो भाग 2, उसमें क्या कहा गया है नागरिकता। नागरिकता क्या है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के पीछे किस तरीके से अर्जित की जा सकती है, एनआरआई कौन है, पीओआई कौन है, मतलब इंडियन ओवरसीज कौन है, इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। कब नागरिकता से संबंधित संशोधन हुए, 1955 का संशोधन किया था, 2015 का था, ऐसे सारे 1986 किया था, मतलब सब कुछ जानेंगे। ठीक है, जो भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है वो प्रीलिम्स से लेकर मेंस लेवल तक की सारी बातें हम चर्चा करेंगे। और उम्मीद करेंगे आपको ये लेक्चर पसंद आए और अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर करना अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, ये याद दिलाना पड़ता है हमें। और दूसरी बात, इसको चैनल को लाइक करना। ठीक है, चलो अच्छा कर। चलिए आज में देखो बच्चा, पहली बात तो हम नागरिकता है क्या। तो देखो सीधी सी बात है, नागरिकता का डिफिनेशन, जब किसी देश के लोगों को नागरिक मिल जाता है, वह उस नागरिक बन जाता है, तो उस देश को उसमें क्या होता है, उसको पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाती है। कैसी? पूर्ण राजनीतिक और नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, सिविल और राजनीतिक यानी पॉलिटिकल और सिविल दोनों तरीके से उसको क्या मिल जाती है, मान्यता मिल जाती है। ठीक है, जैसे तुम भारत के नागरिक हो, तुम्हें एक तो सामाजिक नागरिकता भी मिल गई। सामाजिक नागरिकता मतलब तुम समाज में कहीं आ जा सकते हो। ठीक है, दूसरी बात क्या मिल गई, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी में रहकर इलेक्शन लड़ सकते हो, साथ ही साथ आपको वोट करने का अधिकार। ये क्या हो गया, राजनीतिक हो गया। ठीक है, तो यानी सीधी सी बात है, ऐसी भाषा में बताया कि नागरिकता क्या है। तो नागरिकता वह अधिकार है जो भारत में भारत के नागरिकों के लिए, जो भारत नागरिक होगा ना उसी के लिए ना होगा ना, भारत में भारत के नागरिकों के लिए पूर्णतः राजनीतिक और सामाजिक अधिकार देता है, वही क्या कहलाता है, नागरिकता कहलाता है। ठीक है, तो बच्चा देखो, नागरिकता है, नागरिकता को हम 2 भागों में बांटते हैं। ऐसे देखो, नागरिकता, देखो नागरिकता के एक कॉन्सेप्ट हमने ऐसे लिखा, एक तरफ हमने लिख दिया भारतीय नागरिक, ठीक है, और दूसरी बच्चा हमने दूसरी क्या लिखा, विदेशी नागरिक। भाई दूसरी तरफ विदेशी, ये बताओ 2 नागरिक के अलावा तीसरा कोई नागरिक हो सकता है? तीसरा तो कोई नागरिक नहीं होता है। तीसरा होता कौन है, आतंकवादी। तो आतंकवादी तो हम नागरिक कह नहीं सकते हैं। यानी जो बच्चा नागरिकता है, इसको हम 2 भागों में जैसे ही बांटेंगे, भारतीय नागरिक हो गया, विदेशी नागरिक। देखो, तो भारतीय नागरिक कौन है, जो यानी भारत के निवासी है, यानी उनको अथॉरिटी देती है भारत सरकार, उनको अपने देश का नागरिक मानती है। और दूसरी मतलब कौन से, विदेशी नागरिक। विदेशी नागरिक का मतलब यही है, भारत सरकार उनको अपने देश का नागरिक नहीं मानती, यानी वो भारत के नागरिक नहीं है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे, दोनों तरफ जानेंगे, विदेशी और भारतीय, क्योंकि कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा इनको विदेशी भी कहा जाता है, फिर भी वो भारत में आते हैं, उनको मानक उपाधि की, ये सब क्या है, आपको प्रिंट मीडिया में पाया जाता है। दोहरी नागरिकता के बारे में आपने सबने सुना, वो सारे डाउट यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखो बच्चा, जब हम भारतीय नागरिकता की बात करेंगे तो अब हम इसमें जानेंगे भारतीय नागरिक के बारे में। तो मैंने बताया ना कि नागरिकता का मतलब ही क्या होता है, जिस देश में आप रह रहे हो उस देश में अगर आपको पूर्ण राजनीतिक सामाजिक अधिकार मिल रहे हैं तो वो आप क्या है, उस देश के नागरिक हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यानी कि बच्चा, जब हम भारत के नागरिक हैं तो भारत के नागरिकों के लिए कुछ विशेष उपबंध हैं। विशेष उपबंध का मतलब क्या है, जो कुछ विशेष अधिकार लिख दो, उपबंध काट के अधिकार लिख दो, यहां पे विशेष अधिकार है। ठीक है, विशेष अधिकार है। विशेष अधिकार क्या है, जो ये वे विशेष अधिकार हैं जो विदेशी नागरिकों को भारत में नहीं मिलते हैं। यानी ये वो अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को मिलते हैं। पहली बात क्या, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया, अगर आप भारतीय हैं तो आपको धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जात के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, काले गोरे के आधार पर नहीं भेदभाव किया। यानी आपको धर्म, रंग, भेदभाव, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह भारत के नागरिकों को विशेष अधिकार मिलता है, दैन कंपेयर किसकी तुलना में, विदेशी नागरिक है। ऐसा नहीं कि विदेशी नागरिकों को भारत में कोई अधिकार नहीं मिलता है, निश्चित तौर पे उनको भी बहुत सारे अधिकार मिलते हैं। जो भ्रमण करने आते हैं या जो घूमने आते हैं या किसी कार्य की वजह से आते हैं, उनको भी अधिकार मिलते हैं। लेकिन ये भारत को यह आर्टिकल, अनुच्छेद के तहत विदेशी नागरिकों को अधिकार ये चीज का नहीं है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 15 नहीं है। उसके बाद आता है अनुच्छेद
अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 16 में क्या गया, लोक नियोजन की समानता, यानी पब्लिक में जो एम्प्लॉयमेंट होगा उसमें हर भारतीय नागरिक को समान अधिकार दिया जाएगा। ये विदेशियों के लिए नहीं है, यानी विदेशियों की बात नहीं की, यानी विदेशी को समान अधिकार नहीं दिया जाएगा, लेकिन भारतीय नागरिकों को समान अधिकार दिया जाएगा। किसमें, लोक नियोजन में, यानी जब भी एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, रोजगार की बात होगी, उसमें हर इंडिविजुअल भारतीय को समान रोजगार की बात कही है। यह नहीं कि हम किसी धर्म के लोगों को ज्यादा रोजगार देंगे, मुस्लिम वर्ग के लिए कम, या सिख वर्ग के लिए ज्यादा, या जैन धर्म के लिए कम, ऐसे बौद्ध के लिए, सिख के, ईसाई धर्म के लिए ज्यादा हो गए, हिंदू के लिए ज्यादा हो गए, ऐसा मतलब किसी के लिए कम ज्यादा नहीं, सबके लिए, सभी जात के, सभी धर्म के, सभी तरह के लोगों के लिए इक्वालिटी, समान अधिकार दिए जाएंगे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी लोक नियोजन में। ठीक है, ये अनुच्छेद 16। और उसके बाद अनुच्छेद बच्चा कौन सा, अनुच्छेद 19। देखो अनुच्छेद 19 में बच्चा क्या बताया गया, अनुच्छेद 19 में यही बताया गया है। देखो अनुच्छेद 19 में आप सभी को बता दें, देखो एक चीज बात सुन लो, हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल की सीरीज पहले ही पढ़ा दी, ठीक है, और मैंने फंडामेंटल राइट से ही स्टार्ट किया था इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जब क्या था, पेट, यूपी पेट यानी उत्तर प्रदेश क्या था, पेट वाला एग्जाम जो था उसी में मैंने बताया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो पेट का एग्जाम हुआ था, प्राइमरी टेस्ट एलिजिबिलिटी जो था तुम्हारा, उसके लिए मैंने बताया था ना, उसी में मैंने फंडामेंटल राइट से आर्टिकल पढ़ाना शुरू किया था, और जब उसमें मैंने पढ़ाना शुरू किया तो यही शुरू थे। तो अनुच्छेद 19 को मैंने बताया था बाबू सोना के अधिकार क्या क्या हैं, मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया था। ठीक है, तो बाबू सोना के अधिकार तुम देख लेना। अनुच्छेद 19 में यही कहा गया, सीधी सी बात करें, बोलने की स्वतंत्रता यानी वाक्यवाद यानी बातचीत करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, आप उसमें संगठन बना सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, वो कई सारी और जो कई सारी जो है छूट दी गई है, वो और कई सारे अधिकार दिए गए जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं वो भी दिए गए, अनुच्छेद 19। और बच्चा उसके बाद अनुच्छेद आता है आपका 29 में क्या कहा गया, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष उपबंध, यानी जो भारत में माइनॉरिटी क्लास के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनके लिए विशेष उपबंध की बात बताइए अनुच्छेद 29 में। और उसके बाद अनुच्छेद 30 यानी सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों की स्टैब्लिशमेंट, यानी भारत में सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों की क्या इस्टेब्लिशमेंट भी कर सकते, यानी अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये जो आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, विशेष अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए जाते हैं, ना कि विदेशी नागरिकों के। साथ ही साथ आपको और पता है कि भारतीयों को लोकसभा और राज्य विधानसभा में वोट करने का अधिकार दिया गया। साथ ही साथ भारतीयों को लोकसभा और राज्यसभा में इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार दिया गया। साथ ही साथ भारतीयों को 2 तरीके से राष्ट्रपति नियुक्त किया जा सकता है, एक तो जन्म के आधार पर और दूसरा प्राकृतिक के अधिकार पे। उन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको एक एक्सेप्शन बता दें कि अमेरिका में सिर्फ जन्म के आधार पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये ना सोच लेना कि यहाँ पे सिर्फ जन्म के आधार पर, क्योंकि कई सारी चीजें जो हमने अमेरिका से अडॉप्ट की थी ना, तो भारत में 2 तरीके से, तो जन्म के आधार पर तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में आप खड़े हो सकते हैं, साथ ही साथ एक प्राकृतिक आधार पे भी आप खड़े हो सकते हैं। प्राकृतिक आधार कौन कौन से, इनको आगे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यानी सीधी सी बात बताई गई बच्चा, हमने देखा भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार दिए गए हैं देन कंपेयर विदेशी नागरिक के। भारत में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। साथ ही साथ लोकसभा में इलेक्शन मतलब इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार दिया गया। ठीक है, ये तो हमारे हुए अधिकार, साथ ही साथ कुछ मौलिक कर्तव्य भी है, यानी हमारे जो कर्तव्य अपने देश के प्रति जाके लोगों को। ठीक है, तो क्या, झंडे की स्वतंत्रता यानी झंडे को मान सम्मान देना, देश भावना प्रकट करना, देश के हित में कार्य करना, अनैतिक कार्य नहीं करना, ऐसे कई सारे मौलिक कर्तव्य जो हैं तुम्हारे, वो सब क्या है इसमें निहित है। भारतीय नागरिक से सरकार अपेक्षा करती है। ठीक है, यह बात है। तो अभी हमने देखा भारतीय नागरिकों को कितने विशेष अधिकार दिए गए, इतनी बात समझ में आई। अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आई तो अब हम देखेंगे जो भारतीय नागरिक हैं, देखो विदेशी नागरिक वाली अभी बात नहीं करेंगे, विदेशियों को हम हटा देते हैं, ये समझ में आया, इसको हम इरेज करते हैं। अब हम देखेंगे जो भारतीय नागरिक है उसको हम नागरिकता के किस आधार पे अर्जन कर सकते हैं। तो देखो बच्चा, नागरिकता को हम मूलतः 5 प्रकार से अर्जित कर सकते हैं। किस प्रकार से? नागरिकता को मूलतः
5 प्रकार से अर्जित कर सकते हैं। कितने बच्चा? 5 प्रकार से अर्जित कर सकते हैं। यानी जो बच्चा क्या बताया कि भारत में आप नागरिकता कितने प्रकार से अर्जित कर सकते हो? मूलतः 5 प्रकार से। अब वो कौन कौन से 5 प्रकार हैं? तो देखो, पहला है बच्चा जन्म के आधार पर। कैसे? जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। दूसरा क्या है बच्चा? दूसरा ये है, दूसरा क्या है? परंपरा के आधार पर। परंपरा मतलब वंशागत, वंशागत। ठीक। तीसरा क्या है बच्चा? तीसरा है आपका पंजीकरण के आधार पर। ठीक है, तीसरा क्या है बच्चा? पंजीकरण के आधार पर। चौथा क्या है? प्राकृतिकरण के आधार पर, प्रकटीकरण के आधार पर। ठीक है, प्रकटीकरण के आधार पर। ठीक है, और जो आपका 5 बच्चा भूमि अर्जन के आधार पर। किस आधार पर? भूमि अर्जन के आधार पर। ठीक है, भूमि अर्जन के आधार पर। किस आधार पर? भूमि अर्जन के आधार पर। यानी सीधी सी बात बच्चा बताएगी, जन्म के आधार पर, परंपरागत के आधार पर यानी वंशागत आधार पर, ठीक है, पंजीकरण के आधार पर, प्रकटीकरण के आधार पर और भूमि अर्जन के आधार पर। यानी इन 5 आधारों को बताया गया कि भारत में जो किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी, मूलतः इन 5 आधारों पर वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब देखो, इन सभी को हम थोड़ा एक नोट्स की तरह आपको लिखाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं वो चीजें आपको समझ में आएंगी और अच्छी तरीके। तो एक चार्ट के माध्यम से इनको देखते हैं। ठीक है, देखो जब भी कोई चीजें होती है जो डाउटफुल होती है, तुम्हें लर्न करने में दिखती है, तो उनको मैं चार्ट के माध्यम से इसलिए पढ़ाता हूं ताकि तुम नोट्स भी प्रॉपर वे में बनाते चलो। ठीक है, तो चलो इन सारी चीजों को हम एक चार्ट के माध्यम से देखते। चलो आगे देखते हैं। तो एक चार्ट के माध्यम से जानते हैं कि क्या क्या है, उनको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एक चार्ट के माध्यम। देखो, जन्म के आधार पर जब किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दी जाएगी तो उसके लिए कंडीशन क्या रखेगी? 26 जनवरी 1950, यानी जिस दिन से हमारा संविधान लागू होता है पूर्णतया, उसके बाद जन्म लेने वाले प्रत्येक नागरिक को, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद जो जन्म लेता है भारत में, प्रत्येक नागरिक को क्या दिया जाएगा? वो जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। परंतु वर्तमान समय में यह प्रावधान है कि माता पिता में कोई भारतीय नागरिक हो, यानी यह नहीं है कि कोई विदेशी आए और मान लो कोई विदेशी कपल आया और वो भारत में जन्म ले उसका बेबी, तो ये नहीं कि उसको भारतीय आधार पे, यानी कि अब वो तो जन्म ले लिया 26 जनवरी के बाद तो उसको हम भारत के नागरिक बना लेंगे, ऐसा नहीं। उसमें यह कंडीशन है कि उसको क्या होना चाहिए? भारतीय, माता पिता में कोई भारतीय नागरिक होना चाहिए। अगर मम्मी है तब भी 26 जनवरी 1950 के बाद बच्चा जन्म ले रहा है तो वो भारत का नागरिक होगा, या पिता है तब भी अगर बच्चा 26 जनवरी 1950 के बाद यानी 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म ले रहा है तो भारतीय नागरिक कहलाएगा। ठीक है, यानी जन्म के आधार पर पहली कंडीशन समझ में आई, उम्मीद करता हूं समझ में आया। चलो दूसरी कंडीशन क्या? परंपरा वंशागत, यानी जो पहली वाली समझ में जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर सीधी सी बात बताएगी, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद माता या पिता दोनों या दोनों में से कोई एक अगर भारत की नागरिक है तो उससे जो बेबी बॉर्न होगा, जो बच्चा लड़की या लड़का जो भी हो ईश्वर के दिया हुआ, उसमें जो बच्चा होगा वो क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। किस आधार पर? जन्म के आधार पर। दूसरी बात क्या बताएगी? परंपरा यानी वंशागत, यानी माता पिता में कोई भारतीय नागरिक हो, यानी जो माता पिता में कोई भारतीय ना, कुल मिला के इन दोनों चीजों को एक ही जैसा हम समझ सकते हैं। यानी परंपरा वंशागत का मतलब जैसा क्या है? माता पिता में कोई भारतीय नागरिक है, दोनों हो सकते हैं या माता पिता हो सकते हैं, उनमें से जो भारतीय नागरिक उस आधार पे भी हम उसको नागरिकता दे सकते हैं। यानी वंशागुणत, यानी माता भारतीय हुई थी, पिता भी भारतीय, यानी माता भारतीय हुई, उनकी नानी भी भारतीय थी, ऐसे ऐसे चलते आ रहा है, वैसे वैसे चलता रहेगा। ठीक है, भूमि अर्जन के आधार पे। भूमि अर्जन का मतलब सीधी सी बात है, यानी भारत सरकार किसी विदेशी भूमि को अर्जित कर ले, लीज पर ले ले, ठीक है, उसको युद्ध में जीत ले, इस आधार पे जो वहां के लोग होंगे, उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे होंगे, देखो सीधी सी बात बताइए, यदि भारतीय संसद यानी भारत की पार्लियामेंट यानी भारत की संसद किसी विदेशी भूमि भाग को अर्जित कर लेती है तो उस आधार पर भी वहां के जो लोग रहते हैं उनको हम क्या कहेंगे? भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, यानी उस आधार
आधार पे भारतीय लोगों, वहां के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की, यानी वहां के लोग क्या हो जाएंगे, भारतीय हो जाएंगे, उस आधार पर भी वहां के लोग भारतीय हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आए। उसके बाद बच्चा क्या, प्राकृतिकरण। प्राकृतिकरण का मतलब जो चौथी बात क्या होती है, प्राकृतिकरण। प्राकृतिकरण का मतलब है भारत में 11 वर्षों से निवास करने वाले किसी विदेशी को, यानी कोई विदेशी है जो पिछले 11 वर्षों से लगातार भारत में निवास कर रहा है, उसको हम क्या दे सकते हैं, भारतीय नागरिकता। वो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, लेकिन कंडीशन है कि 11 वर्षों से, लगातार पिछले 11 वर्षों से वो भारत में निवास कर रहा हो। ठीक है, यानी प्राकृतिकरण, यही था तुम्हारा प्राकृतिकरण। समझ में आया। प्राकृतिकरण क्या था, यानी कोई विदेशी हो, कोई भी देश का हो, कहीं का भी हो, ठीक है, अगर वो भारत में पिछले 11 वर्षों से निवास कर रहा है तो उसको क्या, भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। वो कंडीशन पे आ गए। ठीक है, और पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण द्वारा भारतीय मूल के लोगों को, यानी जो भारतीय मूल के लोग हैं, आज जिनकी 4 से 5 पीढ़ी पहले भारत में रहते थे, लेकिन आज उनका वर्तमान में वो किसी और देश में रह रहे हैं, फिर भी वो भारत में आना चाहते हैं, नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं, तो उनको भारत सरकार में अपना पंजीकरण देना होगा, एक हलफनामा देना होगा, एक एप्लीकेशन देना होगा। उस आधार पर भी हम क्या सकते हैं, पंजीकरण। यानी सीधी सी बात बताई कि जो भारत में आपको नागरिकता कितनी प्रकार से मिल सकती है, 5 प्रकार से। जन्म के आधार पर, वंशागत आधार पर, भूमि अर्जन के आधार पर, प्राकृतिकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। प्राकृतिकरण समझ में आया, यानी पिछले 11 वर्षों में जो व्यक्ति विदेशी है, भले ही विदेशी है, वो भारत में रह रहा है, उसको क्या मिलेगा, भारतीय नागरिकता मिल सकती है। पंजीकरण, पंजीकरण का मतलब भारतीय मूल के लोग जिनकी 4 से 5 पीढ़ी पहले, 4 से 5 पीढ़ी जिनकी पहले पीढ़ी क्या थी बच्चा, पहले वो भारत में तो नागरिक थे, बट उनके वर्तमान समय में उनके जो बच्चे हैं वो कहाँ, किसी और देश में हैं, परंतु वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो भारत सरकार में क्या, भारत सरकार में उनको हलफनामा देना होगा। लेकिन जो वर्तमान समय में जहाँ की नागरिकता ले रखे, उनको वहां की नागरिकता से रिजाइन देना, यानी छोड़कर यहाँ की नागरिकता तभी मिल सकती है, ये कंडीशन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप समझ में आए। ठीक है, देखो बच्चा, और इसके बाद नागरिकता संबंधित समय समय पर संशोधन होते रहे। संशोधन 1955 में, फिर ठीक है, ऐसे कई सारे, 1986 ऐसे कई सारे हुए, 2015 हुआ। ठीक है, ऐसे कई सारे हुए, तो उनको हम एक एक करके जानते हैं और उन्हीं में जोड़ते चलेंगे। एनआरआई क्या होता है, पीआई को होता है, इन सब के बारे में जान। चलिए उनको भी हम एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। चलो आगे एक चार्ट के माध्यम से, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, हम चार्ट के माध्यम से फिर से जानते हैं क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, इन सब के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलो देखो, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में यह प्रावधान किया गया, यानी जो इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट था उसमें यह प्रावधान किया गया कि नागरिकता संबंधित जितने संशोधन है इसी 1955 में जोड़े जाएंगे। यानी भविष्य में जितने भी संशोधन होंगे नागरिकता संबंधित, यानी नागरिकता संबंधित जितने भी अमेंडमेंट होंगे भविष्य में, फ्यूचर में, वो सब किसी में जोड़े जाएंगे, 1955 में जोड़े जाएंगे। यानी इसके लिए कोई अलग से अमेंडमेंट नहीं होगा। तो उसके बाद 1986 में क्या बताया गया, यानी 1955 में समझ में आया, 1955 में सीधी सी बात यही बताई गई कि नागरिकता संबंधित जितने भी प्रावधान होंगे वो सिर्फ 1955 में जोड़े जाएंगे, का खा गा गा ऐसे करके। ठीक है, तो 1986 में फिर होता है नागरिकता संबंधी संशोधन, जो होता क्या है, यदि कोई भारतीय महिला विवाह पूर्व और विवाह के पश्चात, यानी विवाह के पहले या विवाह के बाद किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी। भले वो, देखो कंडीशन क्या है, यहां पे एक चीज नहीं लिखी गई है, यदि कोई भारतीय महिला किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर ले, किसी विदेशी पुरुष से, ठीक है, किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर ले, यानी कोई भारतीय महिला है, जैसे कि क्या, अरे देखो प्रियंका चोपड़ा है, भारतीय है, ठीक है, और इन्होंने इनसे किया, निक से किया शादी, ये विदेशी हैं, तो ठीक है, जब इनका कोई बच्चा होगा, मान लो इनकी शादी पहले कोई बच्चा हो जाता है, ये शादी के बाद कोई बच्चा होगा, तो वो क्या होगा, तो उसे भारतीय नागरिकता दी जा सकती है, यानी वो चाहे तो भारतीय नागरिकता ले सकती है, ठीक है, अपने बच्चे के लिए। ठीक है, ये बताया गया, यानी 1986 में यही बताया गया, यदि कोई भारतीय महिला किसी विदेशी पुरुष से शादी कर ले तो विवाह के पश्चात या विवाह के बाद, मतलब प्रेमिला का विवाह करना है, पहले बच्चा हो जाए वो बात अलग है, बाद में हो रहा वो बात अलग है,
उस बच्चे को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, पहली कंडीशन, पहली बात बताई। और फिर उसके बाद 1992 में दूसरा अमेंडमेंट हुआ, वो क्या बताया गया, कोई भारतीय पुरुष किसी विदेशी महिला से शादी कर ले, यानी वही बात अब पुरुष के ऊपर आ गई, यानी कोई भारतीय पुरुष किसी विदेशी महिला से शादी कर ले तो बच्चा क्या होगा, उसे नागरिकता दी जा सकती। किसको, उस महिला को नागरिकता। यहाँ पे महिला की बात हो रही है, यानी सीधी सी बात है। इसमें 1992 में क्या बताया गया, कोई भारतीय पुरुष, जैसे मैं एक भारतीय पुरुष हूं, किसी विदेशी, मान लो फॉरेन की लड़की से मैंने कोई शादी कर ली, ठीक है, तो वो जो मेरी धर्म पत्नी होगी उसको मैं क्या भारत की नागरिकता दिला सकता हूं। ये अधिकार दिया गया किस, 1992 में जो अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद 2003 में भारतीय नागरिकता संशोधन हुआ 2003 में, उसमें क्या बताया गया, पीओआई को कुछ अधिकार दिए गए, ओसीआई को बताया गया, एनआरआई को बताया गया। ठीक है, तो इन सब के बारे में जानते हैं। 2003 में नागरिकता संबंधी जो संशोधन हुए, यानी नागरिकता संबंधी सिटीजनशिप अमेंडमेंट, यानी जितने भी हुए 2003 में नागरिकता संबंधी संशोधन हुए बच्चा, उसमें क्या बताया गया, जो पीओआई यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी जो व्यक्ति कोई व्यक्ति था जो इंडिया में ओरिजिन हुआ था, वह व्यक्ति जिनके पूर्वज, यानी पूर्वज 4-5 पीढ़ी पहले भारतीय थे, परंतु उनका उत्तराधिकारी विदेशी है वर्तमान समय में, उसको भी हम क्या बोलते हैं, पीओआई यानी पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। ठीक है, यानी पीओआई किसको बोलते हैं, वह व्यक्ति जिनके पूर्वज भारतीय थे 4-5 पीढ़ी पूर्व, परंतु वर्तमान समय में उनके उत्तराधिकारी कहाँ किसी विदेशी देश के नागरिक बन चुके हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पीओआई। उनके लिए भारत सरकार ने एक बढ़िया काम किया क्या था, ओसीआई क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। यह एक टाइप का कार्ड है, यह एक टाइप का कार्ड है, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो पीओआई हैं, जो भारत से बाहर रहते हैं, जो इच्छुक हैं, यानी जो पीओआई इच्छुक हैं, वो चाहें तो ये एक जो कार्ड होता है इसको भारत सरकार द्वारा अपना बनवा लें, और उनको ठीक है, पीओआई जो है वो चाहे तो भारत सरकार द्वारा ये कार्ड, इंडियन ओवरसीज का जो कार्ड होता है ये बनवा लें, ये एक टाइप का कार्ड है ओवरसीज वाला। ठीक है, इसको बनवा लें, तो इसको जब इससे बनवाने से उनको यही फायदा है कि उनको चाहे भारत में बार बार आए जाए कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये कार्ड दिखाओ, आप आ सकते हो, जा सकते हो। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये रखी गई कि परंतु आप भारत में संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं है, यानी ये संपत्ति नहीं खरीद सकते। यानी जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, जो पीओआई होते हैं, ये कार्ड के बावजूद भी ये भारत में कोई संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। ये समझ में आया। ओसीआई क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो एक कार्ड होता है, किसको दिया जाता है, पीओआई को दिया जाता है। पीओ कौन होते हैं, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, उनको एक कार्ड दिया जाता है, और परंतु यह अधिकार है कि वो भारत में आ तो सकते हैं, किसी भी टर्म में किसी भी बार कितनी भी बार आ सकते हैं, उसके लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कार्ड है, लेकिन वो भारत में कोई संपत्ति नहीं खरीद सकते। क्या, भारत में कोई संपत्ति नहीं खरीद सकते। ठीक है, उनका अधिकार नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद एनआरआई क्या होते हैं, एनआरआई देखो, वह भारतीय नागरिक जो एक वर्ष में 182 दिन, यानी एक वर्ष में 182 दिन विदेश में रहता है, यानी सीधी सी बात है 6 महीने से लगभग 6 महीने से ज्यादा वो विदेश में रहता है, उसको क्या बताते हैं, उसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडियन। ठीक है, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडियन। ठीक, वह भारतीय नागरिक जो एक वर्ष में 182 दिन विदेश में रहता है, उसको क्या कहते हैं, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडियन। यानी जो समय समय पे नागरिकता संशोधन हुए, उन सबको मैंने बताया किस नागरिकता संशोधन में क्या कहा गया। तो एग्जामिनर तुमसे यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई भारतीय पुरुष किसी विदेशी महिला से शादी कर लेता तो उसको नागरिकता दी जा सकती है, अगर दी जा सकती है तो किस संशोधन अधिनियम 1992 में यही हुआ ना। और बच्चों को दिया जा सकता है 1986 में, यानी यदि कोई भारतीय महिला किसी विदेशी पुरुष से शादी कर लेती है, उसके विवाह के पश्चात या विवाह के बाद, विवाह के पहले या विवाह के पश्चात, यानी बाद में, विवाह के पहले या विवाह के पश्चात में, अगर वो भारतीय बच्चा जो होगा उसको भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में समझ आए। तो 2016 में क्या हुआ उसके बारे में, यानी एक और अमेंडमेंट आया 2016 में आया। ठीक है, 2016 में जो आया उसके बारे में देखते हैं, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो नागरिकता संबंधी पूछे जा सकते हैं उनके बारे में लिखवा देते हैं, और फिर उसके बाद आपका एक लेक्चर कंप्लीट होगा। चलिए आगे एक चार्ट के माध्यम से उसको हम देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 16 में जो नागरिकता संबंधी संशोधन हो उसमें क्या बताया गया, उसमें यह बताया गया कि जो भारत को छोड़कर, यानी देखो सीधी सी बात 2016 वाली में ऐसे समझो,
अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक आते हैं, लेकिन ये अल्पसंख्यक कहाँ के होंगे? पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के और बांग्लादेश के। भारत के अल्पसंख्यक की बात नहीं कही जा रही। कहाँ कहाँ से? जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक होंगे उनको भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। किसमें? 2016 में। 2016 में क्या कहा गया? इसके द्वारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जा सकती है। सीधी सी बात है, जो अफगानिस्तान से होंगे, जो पाकिस्तान से होंगे और जो बांग्लादेश से व्यक्ति अल्पसंख्यक वर्ग के होंगे, जो उन देशों के अल्पसंख्यक, मतलब पाकिस्तान के अल्पसंख्यक, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक और कहां के? अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक, अगर वो भारत आ रहे हैं तो उनको नागरिकता दी जा सकती है। किस आधार पे? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 के तहत। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसको हम इरेज करें। चलो, इसको हमने इरेज किया। अब उम्मीद करता हूं कि नागरिकता संबंधित कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उम्मीद करता हूं नहीं होगी। ठीक है, मैंने समझाया ही इतनी बढ़िया से। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलो, अब एक चीज और समझ में आ रही है कि बच्चे ये दोहरी नागरिकता क्या होती है? बहुत प्रिंट मीडिया में दोहरी नागरिकता को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा होती है। ठीक है, यानी जो प्रिंट मीडिया, यानी जो मीडिया है तुम्हारी, सीधी सी बात है, जिस आज तक हो गई, मतलब किसी मीडिया का नाम नहीं लेना। ठीक है, सॉरी, जो मीडिया है इसमें कभी कभी होता है दोहरी नागरिकता की बहुत सारी बातें होती है। तो ये दोहरी नागरिकता बच्चा कुछ नहीं होती, इसको मानक नागरिकता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मानक नागरिकता। ठीक है, मानक नागरिकता। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? दोहरी नागरिकता का, मानक नागरिकता। देखो, अक्सर होता क्या है बच्चा, जब हम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई राज्य अपने, ये कोई राज्य का मतलब देश, कोई देश अपने यहाँ बुलाता है और हम जैसे मान लो बहुत फेमस हो गए और हमें अमेरिका बुला रहे हैं, तो वहां पे उन्होंने मेरे सम्मान के लिए अपने यहाँ की नागरिकता दे दी। ठीक है, इस तरह जैसे अब, ठीक है, तो ये क्या होगी? दोहरी नागरिकता कहलाती है। दोहरी नागरिकता मतलब समझ में आया? ठीक है, पहली बात ये कैसे होती? राजनैतिक शरणार्थी हो जाती है। कैसे? राजनैतिक शरणार्थी। ठीक है, राजनैतिक शरणार्थी, ये पहली कंडीशन है, शरणार्थी। राजनैतिक शरणार्थी का मतलब बच्चा यही है, शरणार्थी, राजनीतिक शरणार्थी। देखो, 1929 में कौन आया था? 1929 में दलाई लामा आए और भारत में हिमाचल प्रदेश में रहे, धर्मशाला में। उसके बाद उनको क्या भारत की नागरिकता दे दी गई। दलाई लामा आए थे ना, तो वही एग्जांपल समझ लो। ठीक है, इसी तरह राजनीतिक शरणार्थी। दूसरी बात, जब कोई देश हमें बुलाता है मान सम्मान में, वो भी नागरिकता दे सकता है। ऐसे क्या, जो भारत के बॉलीवुड के बिग बॉस जिसे कहा जाता है, बिग बी कहा जाता है, ठीक है, अमिताभ बच्चन जी, उनको लगभग 100 देशों से ज्यादा है। ठीक है, श्री श्री गुरु 108 शंकराचार्य जी, उनको 108 अधिक देशों की है ना। ठीक, तो इस तरह कई सारा। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, जो राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष होते हैं उनको दिया जाता है। जैसे राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष को, ठीक है, जो राष्ट्रमंडल अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष होते, मान लो जैसे कि कोई राष्ट्रमंडल अध्यक्ष है, मान लो कि हमने कल बुला लिया, किसको बुला लिया? मान लो हमने कल बुला लिया, किसको बुला लिया? किसी देश को बुला लेते, किसी देश के प्रधानमंत्री को बुला लेते हैं। किसको बुला ले? इजराइल को बुला ले। चलो, इजराइल के प्रधानमंत्री को हमने बुला लिया। ठीक है, इजराइल के प्रधानमंत्री को हमने बुला लिया और उनको मान सम्मान के लिए उन्होंने भारत से बहुत अच्छे संबंध किए और भारत को काफी स्तर पर मदद की। तो उनके मान सम्मान के लिए भारत सरकार ने उनको क्या बता दी? मानव नागरिकता दे दे, यानी भारत सरकार उनको मानक नागरिकता देगी। ये नहीं कि इजराइल की नागरिकता छोड़ के यहाँ की नागरिकता ले रहे हैं, ऐसा नहीं। उनको मान सम्मान के लिए उनको मानक नागरिकता देगी, जिसको हम दोहरी नागरिकता कहते हैं। मानक नागरिकता होती है, एक्चुअली में होता क्या है, वो मानक नागरिकता। ठीक है, ये अधिकार हो गया। ठीक है, और जैसे कभी कभी क्या होता है बच्चा, राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है, और जैसे कभी कभी क्या होता है बच्चा, मान सद्भावना दे देते, सद्भावना के रूप में दे देते। ठीक है, सद्भावना के रूप का मतलब जैसे क्या, नेल्सन मंडेला को हमने दी थी ना भारत की नागरिकता, तो नेल्सन मंडेला को किस आधार पर दिया? उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए थे। ठीक, तो नेल्सन मंडेला को दे दिया गया। ठीक है, नेल्सन मंडेला को दे दिया गया था, मंडेला को। ठीक है, नेल्सन मंडेला को भारत की नागरिकता दी गई, तो उनको सद्भावना के आधार पर दिया गया। नेल्सन मंडेला को जो भारत की नागरिकता दी गई थी, किस आधार पर दी गई थी? सद्भावना के आधार पर। यानी जो दोहरी नागरिकता होती है, एक्चुअली में जो प्रिंट मीडिया बताती है दोहरी नागरिकता, वो दोहरी नागरिकता नहीं होती है, वो मानक नागरिकता होती है। और मानक नागरिकता को सीधी सी बात है कि हम मान लो किसी देश गए और वहां के देशों से हमारा
संबंध अच्छे, उन्होंने खुशी में हमें दे दी अपने देश की नागरिकता। इसका मतलब ये थोड़ी हम भारत की नागरिकता छोड़ दिए, मतलब वो मानक नागरिकता होगी, ठीक है। उसके बाद सद्भावना नागरिकता, मैंने बताया नेल्सन मंडेला को भारत सरकार ने दिया ही था, ठीक है। राष्ट्रमंडल अध्यक्ष के लिए नागरिकता दी जा सकती है, इस तरह नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है। तो वो दोहरी नागरिकता नहीं होती है, ठीक है। ये नहीं कि जैसे अब बिग बॉस के ऊपर कोई कह दे, नहीं मतलब अमिताभ बच्चन जी के ऊपर कह दे कि ये दूसरे देश के निवासी हैं, कैसे कैसे, तो ये डाउट क्लियर कर लो बच्चे, वो मानक नागरिकता होती है, मानक नागरिकता, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये नागरिकता मतलब समझ में। अगर नागरिकता का मतलब समझ में तो ये चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है। अब नागरिकता से संबंधित जो आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उनको हम एक चार्ट के माध्यम से समझा दें, तो उसके बाद ये कंप्लीट हो जाए। तो एक चार्ट के माध्यम से उसको भी समझ लो, ठीक है। चलो अंतिम लेक्चर देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। चलो बच्चा देखो, इसमें हम देखेंगे जो नागरिकता संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, यानी 5 to 11, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो बताया गया है, 5 to 11 में जो बताया गया, एक एक शब्द को समझाएंगे, ठीक है। यानी 5 to 11 में जो बताया गया एक एक शब्द को समझाएंगे, ठीक है। चलो देखो, अनुच्छेद 5 ये कहते हैं संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी जैसे ही संविधान प्राप्त होता है उस पर नागरिकता, ठीक है। यानी संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता कौन बनाता है? कौन बनाता है? अनुच्छेद 5, ठीक है। यानी संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ठीक है। साथ ही साथ छठवां अनुच्छेद, ये जितने भी भैया ये अनुच्छेद है, क्रम ना समझ लेना, अनुच्छेद अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद, और ये आपका अनुच्छेद, ठीक है। ये सारे तुम्हारे अनुच्छेद हैं, ठीक है। यानी छठवां अनुच्छेद क्या कहता है बच्चा? आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रयोजन करने वाले व्यक्ति, यानी वो व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उनके लिए किस अनुच्छेद में बताया गया? भारत अनुच्छेद 6 में बताया, आर्टिकल 6 में बताया, ठीक है। साथ में क्या बताया गया? साथ में बताया गया पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले व्यक्ति, यानी वो व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं उनको किस अनुच्छेद में बताया गया? उनके अधिकारों को साथ में बताया गया। उसके बाद अनुच्छेद 8, अनुच्छेद में 8 में क्या बताया? भारत के बाहर रहने वाले वो भारतीय उद्भव, यानी भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्ति, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्ति के अधिकार, यानी जिनको हमने क्या बताया? POI बताया था ना, POI बताया था ना, वही व्यक्ति। अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्ति के अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद किसमें? 8 में। 8 में क्या बताया गया? यानी जो भारत के बाहर भारतीय उद्भव के व्यक्ति रहते हैं उनके अधिकारों की बात बताएगी, यानी भारतीय उद्भव के व्यक्ति जो भारत के बाहर रहते हैं किस अनुच्छेद में बताया? 8 में बताया, ठीक है। उसके बाद 9 में क्या बताया गया? विदेशी राज्य की स्वेच्छा से नागरिकता स्वीकार की, जैसे मैं भारत का हूं और कल को मेरी फॉरेन में जॉब लग जाए और मैं वहां पे स्वेच्छा से वहां की नागरिकता प्राप्त कर लूं, तो यहाँ जो भारत की मेरी नागरिकता वो स्वतः समाप्त हो जाएगी, स्वतः ना होना, यानी स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है। स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी, ठीक है। यानी स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है, स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है। किस अनुच्छेद में? 9 कहता है, ठीक है। यानी हम भारत में जैसे ही भारत की नागरिकता छोड़कर हम किसी और देश की नागरिकता लेते वैसे मेरी नागरिकता भारत में स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगली बात क्या बताइए? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 में बताया कि नागरिकता के अधिकारों को बना रहना, यानी नागरिकता के जो अधिकार है उनको बना रहना, किस अनुच्छेद में बताया गया? 10 में। अनुच्छेद 10 क्या बताता है? जो नागरिकता से संबंधित जो अधिकार है, नागरिकता से संबंधित जो अधिकार है उनको कहाँ बना रहना? अनुच्छेद 10 के अंतर्गत, ठीक है, बने रहना, ठीक है। 11 में बताया कि जो पार्लियामेंट है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों को, पार्लियामेंट यानी संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विधि द्वारा विनियमन किया जाना, यानी कानूनी द्वारा कानूनी रूप से चलाया जाना, किस अनुच्छेद की तरह? 11, यानी अनुच्छेद 11 शक्ति क्या देता है भारत की संसद को कि नागरिकता संबंधित जितने भी अधिकार हैं विधि द्वारा किस तरीके से चलाए जाएंगे, वो कौन सा अनुच्छेद शक्ति देता है? अनुच्छेद 11। उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें आपको समझ में आई, यानी अनुच्छेद 11 क्या शक्ति देता है संसद द्वारा, यानी अनुच्छेद 11 या 11 क्या शक्ति देता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विधि द्वारा यानी लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा विनियमन किया जाना है, अच्छी तरीके से चलाया जाना है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 11 के अंतर्गत आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है बच्चों? 11। अनुच्छेद किस कौन आता है अंतर्गत? 11 है, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया। प्लीज अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।